आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड मॉर्निंग। साल के 8वें महीने की 8वीं तारीख मंगलवार का दिन और मैं खुशबू कुमार लेकर हाजिर हूँ आज का दिन पॉडकास्ट। आइस 131, नोच 102। दिल्ली सर्विसेज बिल पर जोरदार बहस के बाद कल रात राज्यसभा में ये पास हो गया। वोटिंग की प्रक्रिया क्या रही और किन बिंदुओं पर विवाद हुआ, एनडीए बनाम इंडिया अलायंस की इस होड़ में क्या क्या दिखा, सबसे पहले आज पॉडकास्ट में इसी की बात करेंगे। और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में आज चर्चा शुरू होनी है। राहुल गांधी की सांसदें भी उन्हें वापस मिल गई है, तो ऐसे में क्या मौके पर चौका मार पाएंगे राहुल? एक दूसरे को घेरने के लिए सरकार और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है? किसका निशाना ठिकाने पर लगेगा और किसका वार खाली जाएगा, समझेंगे। जयपुर मुंबई ट्रेन में पिछले दिनों 4 लोगों की जिस बर्बरता से हत्या हुई, उस मामले में पुलिस की जांच में क्या नए मोड़ आए हैं? आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस को क्या बातें पता चली है, जानेंगे। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस की बारी है, सुनते हैं शुभम तिवारी से। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, राहुल गांधी कर सकते हैं बहस की शुरुआत। राज्यसभा से भी पारित हुआ दिल्ली सेवा बिल, पक्ष में 131 तो विरोध में पड़े 102 वोट। मणिपुर के ट्राइबल लीडर्स आज गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। चुराचांदपुर में आदिवासी समुदाय के मृतकों को सामूहिक दफनाएं और अलग प्रशासनिक व्यवस्था की है मांग। ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी जारी रहेगा सर्वे, थोड़ी देर में परिसर में पहुंचेगी एएसआई की टीम। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से, रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद बहुत कम, अभी ये 6.5%। पाकिस्तान ने इजरायल से खरीदे फोन हैकिंग डिवाइस 11 साल से आईएसआई और एफआईए कर रही है इस्तेमाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मारने की कथित साजिश, आरोप में एक महिला गिरफ्तार। और इंडिया वेस्ट इंडीज तीसरा टी20 आज, भारत के पास सीरीज बचाने का आखिरी मौका, हारे तो विंडीज से 6 साल बाद टी20 सीरीज गंवाएंगे। दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को होगा। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इस फैसले को एक ऑर्डिनेंस से केंद्र सरकार ने पलट दिया था। उस अध्यादेश को कानून की शक्ल देने के लिए एक बिल संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया गया, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर का आखिरी अधिकार होने की बात कही गई। बीते गुरुवार को 4 घंटे की बहस और विपक्षी वॉकआउट के बीच लोकसभा में इसे पास करा लिया गया। इसके बाद राज्यसभा में कल पूरे दिन दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस हुई। सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से इस बिल के समर्थन और विरोध में दलीलें और उल्हाने दिए गए। दोनों धड़ों के नेताओं के बीच कई बार गतिरोध भी हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक किसी भी एंगल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है और इस बिल को इसलिए लाया गया है क्योंकि दिल्ली सरकार नियमों का पालन नहीं करती। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी दल सिर्फ अपना गठबंधन बचाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर माननीय भाई 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए। माननीय अध्यक्ष, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो गर्मा गर्म बहस के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई, जिसमें बिल के पक्ष में 131 वोट जबकि इसके विरोध में 102 वोट पड़े। राज्यसभा में इसके पास होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। तो दिल्ली सीएम ने इस बिल के विरोध में अपना वोट देने वाले विपक्षी खेमे के नेताओं का आभार भी जताया। तो कल राज्यसभा की कार्यवाही के बड़े हाइलाइट्स क्या रहे, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह कल पूरे दिन इसे कवर कर रही थी, उन्हीं से हमने ये पूछा। दरअसल ये पहला लिटमस टेस्ट था इंडिया ब्लॉक का और इसमें सारी ताकत इंडिया ब्लॉक ने झोंकी हुई थी। दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के मेंबर्स भी कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं थे। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि तमाम लीगल ल्यूमिनरीज हैं, जो बड़े वरिष्ठ वकील हैं, उन लोगों ने बोला, रंजन गोगोई साहब एक्स सीजीआई है,
उन्होंने इस मसले पर बोला। और आप देखिए कि कई सांसदों को जिनकी तबीयत खराब थी उनको लाया गया, जिसमें वशिष्ठ नारायण, शिबू सोरेन और खास तौर पे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नजर आए संसद में, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है तो वो व्हीलचेयर में मौजूद थे वहां पे संसद में। और उसके अलावा भी आप देखें तो दोनों तरफ से जबरदस्त वार और पलटवार हुआ। 6 घंटे की पूरी बहस हुई। एक अग्नि परीक्षा थी इंडिया ब्लॉक की भी, और एकजुट होके सब सरकार को घेरने में लगे थे। सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। तो राज्यसभा में पहली बार इस मानसून सत्र में हमने इन बहस को होते हुए देखा, चर्चा को होते हुए देखा। मौसमी बिल पर जो वोटिंग हुई उससे भी आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं है। पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो पूरे सत्र के लिए सस्पेंडेड हैं, उन्होंने इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? बिल को वोट करने का समय आया तो उस समय जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, लेकिन ये ऐलान किया गया चेयर द्वारा कि किसी तकनीकी खराबी के चलते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हो सकती और स्लिप के जरिए वोटिंग होगी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है उसको बदला गया। तो उसको लेके आरोप लगाया गया कि जो तैयारी नहीं थी, वोटिंग होनी थी इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, पर उसको स्लिप के जरिए कराया गया। तो यह आम आदमी पार्टी का आरोप था। हालांकि आप देखें तो जो आंकड़े हैं उनमें जो संख्या आई है वो 19-20 ही है। बल्कि इंडिया टीम को लगता है, इंडिया पार्टी ब्लॉक को लगता है कि 100 का आंकड़ा पार कर गए वो। तो एक एकजुटता का प्रतीक जरूर है। ये और बात है कि जयंत चौधरी मौजूद नहीं थे, या संजय सिंह सस्पेंडेड थे, या कपिल सिब्बल नहीं आए थे। तो कुछ इक्का दुक्का नाम को छोड़ के 100 की संख्या पार करके इंडिया के जो ब्लॉक के मेंबर्स हैं वो इस बात को अपनी कामयाबी मान रहे हैं। जी, और आप सांसद राघव चड्ढा को लेकर भी कुछ विवाद हुआ। अमित शाह ने वाइस चेयरमैन से क्यों इसकी जांच कराने की अपील की है? दरअसल आपत्ति जताई गई सस्मित पात्रा द्वारा। सबसे पहले सस्मित पात्रा बीजेपी के जो सांसद हैं, जब उनका नाम उस मोशन में जोड़ा गया जिसमें राघव चड्ढा चाहते थे कि सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, तो उनका नाम प्रस्तावित किया गया। और उनके साथ 4 और सांसद हैं जिन्होंने आपत्ति जताई, जिसमें आप बीजेडी के एक सांसद हैं, एक वाईएसआर के हैं, बीजेपी के सांसद हैं जिनमें सुधांशु त्रिवेदी का भी नाम शामिल है। तो ये तमाम सांसद थे। उन्होंने कहा कि हमारे से अप्रूवल नहीं लिया गया और बिना हमारी अनुमति के जोड़ा गया, जो कि हमारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। उसको लेके जो है नोटिस सभी 5 सांसदों ने दिया है चेयर को। हालांकि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का ये कहना है कि तो हमसे प्रिविलेज कमेटी का नोटिस आएगा या कोई नोटिस आता है तो हम उसका तब जवाब देंगे, अभी हम अपनी बात को स्पष्ट करें। और कांग्रेस का मानना है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, क्योंकि सिलेक्ट कमेटी के लिए हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। अमूमन ऐसे नाम दिए जाते हैं और अगर मेंबर अग्री नहीं करता कि उसका नाम उस सिलेक्ट कमेटी में हो तो डिसअप्रूव कर सकता है। जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट की मुहर लगते ही ये अमेंडमेंट बिल कानून बन जाएगा। हालांकि इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटा चुकी है और वहां भी इस पर सुनवाई होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी सिंह। संसद के मानसून सत्र को बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और विपक्ष के इंडिया अलायंस के बीच जोर आजमाइश के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली सर्विसेज बिल को अगर पहला राउंड माने तो इसका दूसरा और फाइनल राउंड अविश्वास प्रस्ताव है, जिस पर लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू होगी और ये शाम 7 बजे तक चलेगी। इसके बाद कल और परसों भी इस पर चर्चा होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीजेपी की तरफ से 20 सांसद इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सरकार की तरफ से इस पर बोलने वाले पहले स्पीकर होंगे। इसके अलावा कल गृह मंत्री अमित शाह भी इंटरवीन करेंगे। 10 अगस्त को शाम 4 बजे पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। तो 26 जुलाई को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तरफ से सदन के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि विपक्ष पहले ही कह चुका है कि उसके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ही वो तरीका है जिससे केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री को मणिपुर के मसले पर संसद में बहस के लिए मजबूर किया जा सकता है।
तो राहुल गांधी की सांसें भी वापस मिल गई हैं उन्हें, तो उसके बाद इस चर्चा में उनके भाग लेने की पूरी संभावना है। विपक्ष के इस दांव को समझने के लिए इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं राहुल श्रीवास्तव, हमने उनसे बात की। राहुल जी, आपने लंबे वक्त तक पार्लियामेंट कवर किया है। कल पूरे दिन राज्यसभा में जो हुआ उसे भी आपने अपनी पारखी नज़रों से देखा। तो एनडीए बनाम इंडिया अलायंस की जो पहली भिड़ंत रही, तो सबसे पहले इस पर आपका एक असेसमेंट, आपकी एक राय जानना चाहेंगे। देखिए, ये सरकार ने इस तरह से बिसात बिछाई है कि जो दिल्ली का जो बिल था जिसमें स्वीपिंग पावर्स हो गई हैं केंद्र के पास और एलजी के पास, जो कि केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है, उसको लेकर के वो बिल और उसके बाद ठीक बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन है लोकसभा में। ये दोनों जो बिल थे, इनका जो क्रक्स जिसे कहा जाएगा वो विपक्षी एकता थी। बीजेपी ने कोशिश करी, और विपक्ष जो पूरा विपक्ष है कि अगर आप राज्यसभा देखें तो बीजेपी के पास तो करीब 91-92 सांसद हैं, सदस्य हैं राज्यसभा के, और कुल उसकी मिला के स्ट्रेंथ देखी जाए, नॉमिनेट को कुल मिला ले तो 128 के करीब आती है, 233 के हाउस के अंदर, इस समय 238 के हाउस के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह का आखिर में वोट पड़ा, तो अगर देखिए तो विपक्ष के पास सिर्फ इस बिल के खिलाफ 102 वोट मत पड़े और 131 मत जो हैं वो पड़े इस बिल के फेवर में। ये दर्शाता है कि विपक्ष जो है वो एक इंडिया ग्रुपिंग बना है। वो इंडिया ग्रुपिंग में भी विवाद है, टीएमसी और कांग्रेस के बीच में, सीपीएम और सीपीआई कांग्रेस के बीच में, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में, और इसके अलावा जो बाकी विपक्ष है, एक इंडिया कोalition है और दूसरी तरफ आपकी पार्टियां हैं वाईएसआरसीपी, बीजेडी, जिन्होंने सरकार का साथ दिया इस मामले में। और लग ये रहा है गणना से कि जेडीएस जैसी पार्टियां हैं शायद वो भी सरकार के बिल के साथ में गई हैं। तो इस बिल के जरिए विपक्ष की जो मतभिन्नता और डिवीजन है वो एक्सपोज हो गया है, और सरकार अपना जो दिल्ली के लेकर के जो पक्ष था उसको सिद्ध करने में और अपने नंबर सिद्ध करने में सक्षम हुई है। जी, और राहुल गांधी की चूँकि सांसें उन्हें वापस मिल गई है, लोकसभा में उनकी वापसी हो रही है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा में भी उनके हिस्सा लेने की बात कही जा रही है। तो अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने का कितना बड़ा मौका है उनके पास आज? देखिए, पहला तो ये बात मैं दो टूक कह दूं कि ये पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया है, ये नंबर गेम का खेल नहीं है। नंबर गेम का खेल इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के पास हाउस में इतनी मेजॉरिटी है कि विपक्ष को जीत की कोई उम्मीद दूर दूर से नहीं दिखाई देती है। ये जो मोशन है, इसका एकमात्र उद्देश्य, या कहिए कि अर्जुन को जो मछली की आंख दिख रही है, वो ये है कि विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पे बोले, और मणिपुर पे मुद्दे पे बुलवाने के लिए जब प्रधानमंत्री की तरफ से कोई पहल नहीं हुई तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन किया। अब उस पर तय है कि मणिपुर एक बड़ा फोकस होगा सभी डिबेट का विपक्ष के द्वारा, और उस डिबेट के जरिए प्रधानमंत्री से जवाब निकलवाया जाएगा मणिपुर के मुद्दे पे। बहरहाल नो कॉन्फिडेंस मोशन तय है, और देखना यह है कि क्या गौरव गोगोई जिन्होंने मूव किया है मोशन वो शुरुआत करेंगे या इसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। अब जहां तक इस मोशन की बात है, ये मोशन है प्रधानमंत्री से जवाब निकलवाने का। तो मैं ये कहूंगा पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी के तेवर तेज हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से उनको बूस्ट मिला है, विदेश में जाके उन्होंने सरकार पे हमले किए हैं, एक ऑपोजिशन का नैरेटिव बन रहा है, और उस बनते हुए नैरेटिव में कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की नैया को आगे तेज खेलने के लिए तैयार है। तो अब लगता यह है कि ये पॉसिबिलिटी है कि राहुल गांधी जो है वो जब डिबेट शुरू होगी 12 बजे करीब, तब वो हाउस में इस पे बोल सकते हैं। इसमें कांग्रेस का एक कहीं ना कहीं एक मंशा रहेगी कि राहुल गांधी अगर बोलते हैं, सरकार को घेरते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं या ऐसे बयानात होते हैं उनके कि वो एक नैरेटिव सेट करें, तो ऑपोजिशन का तो नैरेटिव सेट होगा ही होगा। इसके अलावा कांग्रेस का जो स्टेटस है कि वो विपक्ष की पार्टियों का मुखिया है, वो स्टेटस कंफर्म हो जाएगा, और कांग्रेस का मुखिया जो है अनडिस्प्यूटेड जो है राहुल गांधी है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो कई लेयर की मंशा है कांग्रेस पार्टी की इस ट्रस्ट मोशन से। ठीक है, और नंबर्स जो है वो एनडीए के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष भी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कवायद कर रहा है। तो किसको कितनी पॉलिटिकल माइलेज मिल सकती है?
इस ट्रस्ट मोशन को लेकर के एकता है इंडिया ग्रुपिंग में, वो लोग इस मामले में एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन फिर से विपक्ष की एकता जो है वो एक बड़ा सवाल है। जो विपक्ष है, जो इंडिया फॉर्मेशन है, उसके पास 140-144 के बीच में सांसद हैं, लेकिन इसके अलावा भी 63-70 सांसदों का ऐसा धड़ा है जो कि बीच में है, जो कि ना कांग्रेस के साथ है ना वो बीजेपी के साथ है। तो आशा ये हो सकती थी विपक्ष के लिए कि अगर वो भी आ जाता है तो उसके पास 210-220 के करीब में संख्या हो जाएगी, जिसे कहेंगे कि रिस्पेक्टेबल एक नंबर है। और दूसरा, विपक्ष जो है वो यूनाइटेड है, लेकिन उसमें भी दरार पड़ गई है और उसमें वाईएसआरसीपी और बीजेडी ने पहले ही कह दिया है कि वो समर्थन करेंगे। इन दोनों के पास 34 सांसद और हैं, यानी अगर बीजेपी और एनडीए के 330 भी अगर रख लिए जाएं और उसमें से 34 और जोड़ दिए जाएं, तो इस समय पे बीजेपी और एनडीए उसके पास हम संख्या 360 के ऊपर ले जाते हैं। 360 का मतलब है कि एक अनडिफीटेबल मेजॉरिटी है हाउस के अंदर। लेकिन मुद्दा नंबर का नहीं है, दिस इज नॉट ए न्यूमेरिकल इशू, ये मुद्दा है परसेप्शन का। अब परसेप्शन की बैटल में राहुल गांधी किस तरह के बयान देते हैं, किस तरह के सवाल उठाते हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की तरफ से कोशिश ये होगी कि ये सिद्ध करे, क्योंकि राहुल गांधी बोलेंगे कि ये डायनेस्ट यानी जो वंशगत राजनीति करने वालों का एक समूह है, जिनमें से सभी पे करप्शन के चार्जेस हैं, और वो करप्शन और वंशवाद को लेकर के एक हमला करेंगे। सरकार को मौका मिलेगा कि अपनी पॉलिसीज जो भी उन्होंने अभी तक काम किया है उसको लेकर के एक अलग नैरेटिव जो है वो बीजेपी इस्तेमाल करेगी इस पूरी डिबेट का। मणिपुर में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, ये बात देखने की बात है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स वहां से आती हैं उसमें लगता है कि कहीं सरकारी तंत्र जो है वहां का फेल हुआ है राज्य लेवल का, और बीजेपी को अगर डबल इंजन के राज पे बहुत गर्व था, तो मणिपुर में वो डबल इंजन फेल होता दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, शायद वो आगे का पॉलिटिक्स का नैरेटिव होगा। अगर विपक्ष ये सक्षम हो जाता है, कड़े सवाल पूछ के हल्के जवाब मिलते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि विपक्ष मणिपुर का नैरेटिव नहीं करेगा, वो नैरेटिव करेगा कि ये सरकार एक विफल सरकार है और इसने विभाजन किए हैं, लड़ाइयां कराई हैं, और इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा 2024 के लिए। तो पॉलिटिकल पंडितों से लेकर आम पब्लिक की निगाहें लोकसभा पर टिकी होंगी, काफ़ी हलचल रहने वाली है वहाँ। शाम के पॉडकास्ट दिन भर में इस पर भी बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव हमसे बातचीत करने के लिए। 8 रोज पहले महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस की एक वारदात ने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपने सीनियर एएसआई और 3 यात्रियों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। एएसआई टीकाराम मीणा अनुसूचित जनजाति से आते थे, जबकि बाकी 3 यात्री मुस्लिम समुदाय से थे। शुरुआत में आरपीएफ ने आरोपी को मेंटली अनफिट बताते हुए इस मामले की तहकीकात शुरू की थी। हालांकि बाद में रेलवे ने आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल के मानसिक स्वास्थ्य पर अपना बयान वापस ले लिया। मुंबई की एक कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया था। कल उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी पुलिस रिमांड को 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। मुंबई में आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं सौरभ वक्तानिया, वो इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। हमने उनसे ही बात की। सौरभ, पिछली बार आपने इस पॉडकास्ट में ही बताया था कि आरोपी चेतन सिंह किस तरह पूछताछ में पुलिस को घुमा रहा है, तो क्या अब वो कोऑपरेट कर रहा है पुलिस को? इस दौरान जांच में क्या क्या बातें पता चली हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो आरोपी से लगातार जो पूछताछ की जा रही है उसमें वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। पुलिसकर्मी को मार भी रहा है, पेपर्स कुछ साइन करने ले जाते हैं तो उनके पेपर्स भी फाड़ देता है। पुलिस को जो बयान दे रहा है वो लगातार वो स्टेटमेंट्स बदल भी रहा है और साथ ही पुलिस को मिसलीड कर रहा है। अब आरोपी अपने बचाव में कह रहा है कि सारी जो हत्याएं हुई, जो एक के बाद एक उसने लोगों को मारा, तो आरोपी का कहना है कि वो अपने होशो आवाज में ही नहीं था, उसे पता ही नहीं क्या हुआ। उसने आगे पुलिस को ये बताया कि जैसे ही जब वो मीरा रोड उतरा तो उसने अपनी वाइफ रेणु को फोन किया और उसको ऐसा कहा कि मेरे से कुछ ऐसा गलत हुआ है, मेरी गन से कुछ ऐसा गलत हुआ है, अब शायद मैं लंबा फंसने वाला हूं, तो अभी उसके जो 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का ख्याल आपको ही रखना है, ऐसा रेणु को उसने फोन करके बताया। तो उसका ऐसा कहना है कि वो मेंटली अनफिट है, उसका लगातार इलाज चल रहा है,
ट्रेन के अंदर क्या हुआ, वो एक मेंटल इलनेस की वजह से, एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये टर्म आरोपी और उसके एडवोकेट इस्तेमाल कर रहे हैं कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस वजह से उसने ये पूरी घटना की, उसकी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि ये एक टैक्टिक्स है, ये एक चाल है इस आरोपी चेतन सिंह का। चेतन सिंह बहुत ही स्मार्ट आरोपी है, उसे सब कुछ पता था उसने क्या किया, वो अपने पूरे कॉन्शियसनेस में था, पूरे होशो आवाज में था, और अब ये इसलिए नाटक कर रहा है, एक तरीके से चेतन सिंह ढोंग कर रहा है, पुलिस का ऐसा कहना है, क्योंकि जब ये मैटर ट्रायल कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अभी तो देखिए पुलिस कस्टडी चल रही है, जब पुलिस इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल करेगी और जब मैटर कोर्ट में जाएगा, तो पुलिस का ऐसा कहना है कि मेंटल इलनेस की वजह से, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से कोर्ट उस पर सहानुभूति दिखाएगी और जिससे उसकी सजा कम हो जाएगी। आरोपी के खिलाफ सौरभ पहले से ही आईपीसी की धारा 302, आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है और इस वारदात से जुड़े कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, जिसके चलते हेट क्राइम के एंगल पर भी बात हो रही थी। तो कितनी क्लैरिटी है अभी इस पर? पुलिस का ऐसा कहना है कि इस मामले में 120 से ज्यादा लोगों के जो बयान दर्ज कर चुकी है अभी तक, उसमें जो पैसेंजर्स है वो है, आरोपी चेतन सिंह के जो सहकर्मी थे वो है, रेलवे के जो ऑफिशियल्स मौजूद थे, जो कर्मचारी मौजूद थे, उनके भी बयान दर्ज किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बयान दर्ज करना बाकी है। जब आरोपी की 7 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म हुई तो उसके ऊपर 4 धाराएं एक्स्ट्रा लगाई गई है, 341, 342, 363 और 153A। अब 153A काफी ज्यादा सीरियस है। अब सीरियस इस लिहाज से क्योंकि इसका जो मतलब है, यानी कि 2 ग्रुप के अंदर, 2 कम्युनिटी के अंदर आप झगड़ा लगा रहे हो, आप उनको इंस्टिगेट कर रहे हो। ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बयान आरोपी चेतन सिंह ने ट्रेन के अंदर दिए थे, जो वीडियोस वायरल हुए हैं, उसको चल के ये धाराएं बढ़ाई गई है। दूसरी 363 यानी कि किडनैपिंग, 341 और 342 यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि तरीके से जो आरोपी ने एक शख्स को B2 से उठाया, गन पॉइंट पर लेके जाके वो B1, फिर पेंट्री, और पेंट्री में जाके उसको फायरिंग करके उसका मर्डर किया पॉइंट ब्लैंक पर। तो इस मामले में पुलिस ने किडनैपिंग की धारा लगाई है। साथ ही जिस तरीके से उसने एक पूरे ट्रेन को हॉस्टेज बना लिया था, लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे, वहां की परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब थी, तो उसको लेके एक हॉस्टेज सिचुएशन था, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की धारा लगाई गई है। तो ये ज्यादा सीरियस हो जाता है। आज तक को जो जानकारी इस पूरे मामले में मिली है, तो 20 राउंड आरोपी चेतन सिंह के पास थे। जब ट्रेन वैतरना से क्रॉस किए तो उसने वैतरना से लोगों को मारना शुरू किया है। पुलिस का कहना है कि एक तरीके से ये टारगेट किलिंग उनको बहुत ज्यादा लग रहा है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये टारगेट किलिंग हुई है। लेकिन उसने अपने जो सुपीरियर को सबसे पहले मारा, टीकाराम मीणा, उसके बाद उसने लोगों को चुन चुन के मारा है। पुलिस का ये कहना है इस सारी घटना में जब ये ट्रेन रुकी है मीरा रोड में चेन पुलिंग होने के बाद, तब तक वो 12 राउंड फायर कर चुका था। तो पुलिस ने एक्चुअली ऐसा दावा किया है और साथ ही आरोपी का भी ऐसा कहना है कि शायद अगर ये ट्रेन लगातार आगे चलती रहती और आरोपी को और मौका मिलता तो और लोगों की भी वो जान ले लेता। तो मजहब के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने का केस भी इस मामले में दर्ज हो गया है आरोपी के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ वक्तानिया। और अब देश दुनिया के अखबारों की बारी। क्या खबरें छपी है, आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग खुशबू। कुछ हेडलाइन सुनिए पहले अखबारों के पहले पन्ने पर। दैनिक भास्कर, राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल 102 के मुकाबले 131 वोट से हुआ पास। इंडियन एक्सप्रेस, सेंटर गेट्स कंट्रोल ऑफ दिल्ली वाया LG एज पार्लियामेंट स्टैम्प्स इट्स अप्रूवल टू बिल। अरविंद केजरीवाल का बयान, ब्लैक डे बिड टू स्नैच गवर्नेंस थ्रू चोर दरवाजा। केजरीवाल ने कहा है कि 3 बार ये चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन ये तीनों बार जीत न सके, इसलिए इन्होंने चोर दरवाजे के रास्ते दिल्ली की सत्ता को हथियाने का काम किया है। राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी हुई है और ये सभी अखबारों के पहले पन्ने पर खबर भले छोटी ही सही लेकिन है। उधर बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब अगली सुनवाई इस मामले की 14 अगस्त को होगी। इससे पहले कोर्ट ने यह कहा था कि जो सर्वे का 80% काम है वो पूरा हो चुका है। 1 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी थी। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एक बड़ी दिलचस्प जानकारी दी है और जो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कर रहे हैं, उनके संरक्षण में जो स्मारक हैं अलग अलग जगहों पर, 2022-23 में टिकट बिक्री के हिसाब से अगर देखें तो उससे 225 करोड़ रुपए की इनकम हुई है सरकार को, और इसमें 82 करोड़ रुपए यानी आप देखें करीब 1/3 रुपया
सिर्फ ताजमहल से आया है, यानी पर्यटकों के लिए पहला आकर्षण अब भी ताजमहल है। दूसरे नंबर पर आगरा किला है, जहां से करीब 15 करोड़ के आसपास सरकार को कमाई हुई है। वहीं तीसरे नंबर पर कुतुब मीनार और चौथे नंबर पर लाल किला है। तो एक तरफ आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी मणिपुर मुद्दे को लेकर, तो वहीं कल सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर को लेकर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि मणिपुर में हिंसा से जुड़े जो मामले हैं उसकी जांच 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT करेगी। SIT के काम की निगरानी जो है वो DIG रैंक के अफसर करेंगे और ये जो अफसर हैं वो मणिपुर के बाहर के होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि मणिपुर हिंसा मामले में CBI जांच की जो निगरानी है वो महाराष्ट्र के पूर्व DGP दत्तात्रेय पटसालगीकर करेंगे। और जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज है, राहत और पुनर्वास का जो काम है, उसे देखने के लिए हाई कोर्ट की 3 महिला जजों की कमेटी भी कोर्ट ने बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर मैं खुशबू बात करूं तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से खबर हेडलाइन है कि कंबोडियाज किंग अपॉइंट्स आर्मी चीफ हुन मैनेट टू सक्सीड हिज फादर हुन सेन एज प्राइम मिनिस्टर। कंबोडिया के राजा हैं नोरोडोम सिहामुनी। उन्होंने प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मानेट को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया है। पिछले महीने यहाँ चुनाव हुए थे और यहाँ जो हुन सेन की पार्टी है उसने शानदार जीत दर्ज की थी और अब जो हुन सेन है वो 1985 से कंबोडिया की सरकार चला रहे हैं और उनके जो 45 साल के बेटे हुन मैनेट हैं जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो फिलहाल देश की सेना के प्रमुख हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात डॉन के हवाले से खबर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल दूसरी दफ़ा इस बात को दोहराया है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN की सरकार पाकिस्तान में आती है तो नवाज शरीफ देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। नवाज शरीफ फिलहाल अल अजीजिया मिल्स और एवनफील्ड करप्शन केस में 2018 में दोषी पाए जाने के बाद से लगातार लंदन में रह रहे हैं। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अलग अलग कानूनी जो रास्ते हैं इमरान खान की रिहाई की उसकी तलाश में जुटे हैं और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है पाकिस्तान के। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को रिव्यू करने की गुहार लगाई है। 26 जुलाई को नाइजर में तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद पहली बार किसी अमेरिकी डिप्लोमेट ने वहाँ की राजधानी नियामी का दौरा किया है। विक्टोरिया न्यूलैंड जो कि अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो कल नाइजर पहुंची और यहाँ उन्होंने सेना के जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत की और राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ोम को फिर से सत्ता वापस करने की बात कही। वहीं सेना का बयान है कि बाहर के मुल्क उन पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल उन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। वहीं चीन ने एक टीवी डॉक्यूमेंट्री जारी किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से आर्मी सक्षम है ताइवान पर हमले को लेकर। ताइवान जो कि एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता है। तो ये कुल मिलाकर खबरें खुशबू। और आज 8 अगस्त की तारीख को इतिहास में किन घटनाओं के लिए याद किया जाता है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो आज ही के दिन 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1876 में थॉमस अल्वा एडिसन को मिमियोग्राफ के लिए पेटेंट मिला था। 1908 में राइट ब्रदर्स के विमान का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ। तो आज इस पॉडकास्ट में इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड डिजाइन नितिन रावत का है। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब आपसे अगली मुलाकात 10 बजे के न्यूज बुलेटिन में होगी। नमस्कार।